हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम कंपोनेंट ऑफ द सेल का अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। साइटोलॉजी में ये चौथा लेक्चर है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक लेक्चर को हम काफ़ी डिटेल फॉर्म में जो है देखेंगे, स्टडी करेंगे और जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बायो से संबंधित वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है यानी साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द सेल के बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो उसके वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा आज का इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ द सेल का अगला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे लाइसोसोम। सबसे पहला चीज़ जो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, इसको हिंदी में भी हम लाइसोसोम के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। लाइसोसोम जो है ये भी जो है सेल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द सेल में चूंकि ये जो कंपोनेंट है काफ़ी छोटा है, यानी कि ये जो है ये एक बहुत ही छोटे रूप में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, ये किस रूप में पाया जाता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये सूक्ष्म कोशिकांग है, यानी कि बहुत ही छोटा या बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है। ये चीज़ समझिए, बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है जो क्या होता है, ये जो कोशिकांग है वो जो है छोटे छोटे पुटिकाओं से, जो छोटे छोटे पुटिकाओं वेसल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि ये क्या है, ये भी एक सेल का कंपोनेंट है। ठीक है, सेल का कंपोनेंट है, लेकिन एक चीज़ समझिए इसको, तो ये क्या है, एक सेल का कंपोनेंट है, लेकिन हमको एक चीज़ समझना जरूरी है कि ये किससे मिलकर के बना है। ये जो है एक सेल का कंपोनेंट है, लेकिन ये से समझना जरूरी है कि इसका फॉर्मेशन जो है ये क्या है, छोटी छोटी जो पुटिकाएं होती हैं, वेसल्स होते हैं स्मॉल, उससे मिलकर के ये बना होता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस वेसल के अंदर जो है एक प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, उस एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, उस एंजाइम्स को हम बोलेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये चीज़ समझिए कि इस जो छोटी छोटी पुटिकाएं होती है उसमें एक प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि वो जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू जो है 4 से 5 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि लाइसोसोम में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, या ये पूछ देता है कि जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन से नेचर का होता है, तो वो जो अम्लीय प्रकृति का होता है उसका पीएच जो वैल्यू होता है वो 4 से 5 के रेंज में होता है। अब बात आती है यहाँ पे लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, फॉर्मेशन तो हो गया, कैसे होता है, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा लाइसोसोम के खोजकर्ता क्रिश्चियन डी डवे नामक वैज्ञानिक ने जो है लाइसोसोम के बारे में बताया था। अब रही बात, कई बार एग्जाम में जो है डी डवे ही केवल ऑप्शन में आ जाता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइए। डी डवे या क्रिश्चियन डी डवे दोनों एक ही, ये उनका पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डवे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि इसको जो कई नामों से जानते हैं। ठीक है,
अब हम हर नाम को हम डिस्कस करेंगे, वही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको जो हम कहते हैं, इसको एक नाम से जानते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, हाँ एक चीज और बता दें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि थैली नुमा जो है, थैली नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये समझिए कि उसका स्ट्रक्चर जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या हो गया, इसकी जो खोजकर्ता है क्रिश्चियन डीडवे हैं, और ये इसका कितने नामों से इसको जाना जाता है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। मैं सारी चीज़ को डिस्कस करूंगा, क्यों जो है इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि किन किन नामों से उनको, इस चीज़ को जो है लाइसोसोम को जाना जाता है। तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद जो और किस नाम से जानते हैं इसको जो है स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका के सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लिख देते हैं स्कैवेंजर ऑफ द सेल, कोशिका की सफाई कर्मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो स्कैवेंजर की बात है, कई बार आप लोग देखे होंगे कि जब कोई एनिमल जो है डेड कर जाता है, तो वहाँ पे जो चील कौवे होते हैं वो क्या करते हैं, एक सफाई कर्मी के तौर पे काम करते हैं, स्कैवेंजर के तौर पर। वो जो उसको जो है खा करके जो है साफ कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो है इसको भी एक स्कैवेंजर के तौर पर, सफाई कर्मी के रूप में जो है कहा जाता है कि ये जो है कोशिका का सफाई कर्मी। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों कहा जाता है कोशिका का सफाई कर्मी। ठीक है, अभी पहले हम देख लेते हैं कि कितने नामों से इनको जाना जाता है। तो पहला सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली। दूसरा जो है स्कैवेंजर ऑफ द सेल, यानी कि जो है सफाई कर्मी कोशिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और नाम से जानते हैं इसको, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल। एक और नाम से जानते हैं इसको, ये नेक्स्ट नाम है एटम बम ऑफ द सेल। ठीक है, एटम बम ऑफ द सेल। इतने नामों से जो है इसको जानते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम से, ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, या एटम बम ऑफ द सेल। ठीक है, इतने नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और एक चीज समझिए, ये जो वेशल्स होते हैं उसके चारों तरफ जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। याद रखिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट जो है यहाँ पे थे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये इसको सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसके वजह से कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है ना, ये लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर जो है इंटर सेलुलर डाइजेशन का काम करता है। ये जो है क्या करता है, इंटर डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, ये जो लाइसोसोम है कोशिका के अंदर जो है इंटर डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, और हम ये क्या करता है, जब भी कोई बाहर से, मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए, ये सेल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो है ये क्या है, बीच में ये हमने दिखाया न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है जिसे हम हिंदी में केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने जो है ऐसे बना दिया लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ हमने बना दिया लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई बाहर से, ठीक है, जब भी कोई बाहर से अनवांटेड चीज़ें, ठीक है,
जब हम भोजन करते हैं तो बाहर से जब भी कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ जो है किसी भी माध्यम से हमारे सेल के पास पहुंचता है, ठीक है, अनवांटेड चीज़ों में मान लीजिए अगर किसी के साथ बैक्टीरिया या वायरस आ गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, वहाँ से ये जो है स्कैवेंजर की तौर पर जो है काम करता है, ठीक है, सफाई करता है। लाइसोसोम जो है वहाँ से क्या करता है, तो जब भी कोई आएगा तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि एक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो जब भी कोई बाहर से आएगा तो वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो उससे क्या करेगा, उससे जो अटैक करता है, यानी कि उससे लड़ाई करता है, ठीक है, यानी कि उससे जो उसको जो है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जब भी कोई अनवांटेड चीज़ें जो है बाहर से लाइसोसोम के अंदर आते हैं उससे टकराता है। और आपको पहले ही पता, हम बता दिए हैं कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक इन नेचर होने के वजह से जो ये क्या करता है, इससे जब भी टकराएगा तो वो क्या करेगा कि उसको जो उस बैक्टीरिया वायरस या जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको मार देगा, क्योंकि ये काफ़ी जो अम्लीय प्रकृति, काफ़ी तेज जो है अम्लीय नेचर के होते हैं। इसके वजह से जो है जो भी बैक्टीरिया वायरस या अनवांटेड चीज़ें जो यहाँ पे पहुँचती हैं वो जो है डेड कर जाती हैं, इतनी अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये हो गया स्कैवेंजर बैग, स्कैवेंजर ऑफ द सेल का यहाँ पे कुछ ये तो हट गया कि क्यों कहते हैं कि यही कारण है कि वो जो है जो भी अनवांटेड चीज़ें आती है उसके सफाई करने का काम करता है, इसी की वजह से जो है स्कैवेंजर। जो हमारे यहाँ पे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है वो भी इसी से रिलेट करता हुआ इसका आंसर है। वो कैसा है, कई बार ऐसा होता है ये इतनी ज़्यादा अम्लीय प्रकृति इसकी हो जाती है कि अम्लीय प्रकृति अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से जो है इतना ज़्यादा मेम्ब्रेन के ऊपर, अभी हमने डिस्कस किया है कि मेम्ब्रेन कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो जब ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का हो तो इस पे इसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दबाव की वजह से जो है ये मेम्ब्रेन क्या होता है, फट जाता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या होता है, फट जाता है। अर्थात ये क्या होता है, खुद ही सेल, चूँकि सेल में ही है तो खुद ही सेल जो है अपने आप को जो है मार लेता है, ठीक है, खुद ही सेल जो है अपने आप को मार लेता है। इसका मतलब अपने आप को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है, ठीक है, सुसाइड यानी कि आत्महत्या कहलाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर उस सेल का वो क्या होता है, वो फट जाता है। किसके वजह से, ज़्यादा अम्ल होने की वजह से जो है वो फट जाता है कभी कभी। तो इसी के वजह से जो है इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। यही कारण है कि इसे जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये कैसे बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये कैसे बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है जब गोल्जी बॉडी का, हम आगे डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है, जब गोल्जी बॉडी जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तब ये बनता है, यानी कि इट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द breakdown of गोल्जी बॉडी, यानी कि जो है गोल्जी बॉडी के, ठीक है, गोल्जी काय जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, गोल्जी काय के टूटने से जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में रहने चाहिए। और एक दो पॉइंट्स और हैं, वो चीज़ें हैं कि लाइसोसोम जो है किस टाइप के, कई सेल ऐसे होते हैं जिनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो लाइसोसोम जो है, ये चीज़ समझिए, लाइसोसोम जो है रेयर जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में रेयर कंडीशन में जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो है अगर हम बात करें आरबीसी के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पुसल्स या जो है लाल रक्त कणिकाएं इसको हिंदी में कहते हैं, इसके अंदर जो है ये क्या होता है, लाइसोसोम जो है एब्सेंट होता है, यानी कि बिल्कुल इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है WBC में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, WBC में जो है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं जो है सलाइवा में पाया जाता है जिसको लार कहते हैं, पैनक्रियास, किडनी, ठीक है, स्प्लीन, ये सारी चीज़ लीवर में भी पाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें लाइसोसोम की, तो वो जो है
एक सेल में, ठीक है, याद रखिएगा, 1 सेल में जो है लाइसोसोम जो है लगभग जो है 2000, ठीक है, यानी एक सेल में जो है लाइसोसोम जो है 2000 होते हैं, लगभग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया लाइसोसोम से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स, ठीक है। एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं कि क्या होता है। तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी हुई थी वो किए थे क्रिश्चियन डी डवे। ये जो है एक बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जिसके ऊपर जो है छोटी छोटी पोटिकाएँ यानी कि विशल्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो, अब चूंकि वो विशल्स किससे बन के बने थे, सिंगल मेम्ब्रेन से, उसके चारों तरफ पतली जो झिल्ली होती है उसी से मिलकर के बने होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम देते हैं। वो जो एसिडिक इन नेचर होता है, उसका pH वैल्यू 4 to 5 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके खोजकर्ता। ये तो हो गया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते, स्कैवेंजर ऑफ द सेल के नाम से जानते, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल या एटम बम ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया कोई भी बाहर से अनवांटेड चीज़ें या बैक्टीरिया वायरस उसमें प्रवेश करता है तो तुरंत एंजाइम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको वो मार देता है, ठीक है। इसी की वजह से स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होने के कारण जो है दबाव जो है मेम्ब्रेन पे पड़ने लगता है, जिसके वजह से वो खुद ही सेल जो है अपने आप को मार लेता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। इसी की वजह से उसे जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वो है राइबोसोम, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है राइबोसोम, ठीक है, सोम, ठीक है। इसको हिंदी में भी राइबोसोम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट हुआ कि आखिर में राइबोसोम की खोजकर्ता कौन है और कब इसकी खोज किया गया था, कहाँ पाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी खोजकर्ता के बारे में, ठीक है, खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1955 में, ठीक है, पैलेडे या पैलेड नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका खोज किया गया था, खोज किए, ठीक है। इसे जो है कंपोनेंट ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए ये जो है सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकलम, ठीक है, जिसे अंतः प्रदत्ती जालिका कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो है एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकलम पाया जाता है, अंतः प्रदत्ती जालिका प्रदयी, जिसके अंतर्गत जो उसका सतह होता है, जो सरफेस होता है, उस पे क्या होते हैं, ये सटे हुए होते हैं। यानी कि इसको शॉर्ट में ER के नाम से भी जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम होते हैं इसके सतह पर जो है क्या होते हैं, सटे हुए रहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। वहाँ जो है अकेले रूप में होंगे या तो ये जो है गुच्छों में होंगे, ठीक है, अकेले होंगे या कई एक साथ गुच्छों में वहाँ पे जो है फैले रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप समझना जरूरी है कि ये जो है कंपोनेंट ऑफ द सेल है। ये जो है इसके खोजकर्ता जो है पैलेडे हैं, 1955 में किया था। उन्होंने बताया कि ये जो है ये भी एक कंपोनेंट ऑफ द सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है उसके सरफेस जो होता है उस पर सटे हुए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, या तो अकेले रहेंगे या तो ये गुच्छों में कई जो है एक साथ में रहेंगे गुच्छे बना करके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे जो है समझ लेना आपको ज़रूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है इसे देखा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है इसे देखा जा सकता है या दिखाई पड़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में होना चाहिए। ये जो है जो अकेले या गुच्छों के रूप में अगर बात करें बिखरे होते हैं राइबोसोम जो गुच्छों के रूप में बिखरे होते हैं उसे एक और नाम दिया जाता है जिसे जो है
याद रखिए ये जो हम यहाँ बताएं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये अकेले होते हैं या गुच्छों के रूप में होते हैं। अगर गुच्छों के रूप में है तो वहाँ जो है ऐसे राइबोसोम को जो है पॉलीराइबोसोम या ठीक है पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार वो एग्जाम में पूछ देता है कि पॉलीसोम क्या है या पॉलीराइबोसोम क्या है। तो जब अधिक मात्रा में होते हैं राइबोसोम, गुच्छों के रूप में होते हैं, तो वो जो है ऐसे राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है हम लोग देख सकते हैं या दिखाई पड़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें ये, तो ये जो है सिंथेटाइजेशन ऑफ प्रोटीन का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझिए कि राइबोसोम में जो है किस टाइप के, 2 टाइप के हमने जो है आरएनए पढ़ाया था। आरएनए जो है ये भी बताए थे कि सिंगल हेलिकल उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 टाइप के हम बताए थे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर ऑफ आरएनए के नाम से जानते हैं, टी जो है ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस टाइप का आरएनए यहाँ पे मौजूद रहता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है आरआरएनए जिसको राइबोसोम आरएनए के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है प्रोटीन बनाने का इसका काम क्या है, ठीक है, वर्क क्या है, ये जो बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन का जो है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम ये जो है इसको और भी किसी नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे जो है ये जो गुच्छा यहाँ पे है, इसी के वजह से जो है ये पैलेडे ने बताया था ये गुच्छों के रूप में होते हैं, इसके वजह से इसे जो है पैलेडे ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं, या इसे जो है याद रखिएगा इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं। तो याद रखिएगा पैलेट ग्रेन्यूल्स के नाम से या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है ये जो राइबोसोम है ये क्या होता है, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल हैं। ठीक है, तो हर एक सेल में यानी कि हर टाइप के सेल में जो है ये पाया जाएगा। ये पॉइंट समझिए, इसी के वजह से जो है इसको कहते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल। याद रखिएगा कई बार पूछ देता है एग्जाम में यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को जो है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हर टाइप के बॉडी में हर टाइप के सेल के अंतर्गत जो है ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है मैमल्स में पाया जाता है, लगभग 10 मिलियन राइबोसोम जो है। ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स होते हैं उसमें जो है 10 मिलियंस के करीब जो है ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइबोसोम। ठीक है, इसे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि उसे जो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं, उसे जो है पैलेटे ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसका काम जो है प्रोटीन बनाने का होता है। ये जो है सभी प्रकार के बॉडी में सेल में पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो है यहाँ पे इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जो ये पॉलीसोम से या पॉलीराइबोसोम है, ये किस टाइप के आरएनए से कनेक्टेड होता है, तो याद रखिएगा ये जो है, ये पॉलीसोम राइबोसोम जो है, ये एमआरएनए से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये किससे होता है, एमआरएनए से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द सेल का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम रिक्तिकाएं के नाम से जानते हैं, वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। इसको जो है हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो है इसे रिक्तिकाएं के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो इसे बहुत सारे बुक में जो है एक और नाम से जानते हैं, इसको रसधानी भी कहते हैं। ठीक है, रसधानी, यानी कि कुछ बुकों में जो है रसधानी के नाम से लिखा हुआ है, और कुछ जगहों पे जो है ये रिक्तिकाएं के नाम से जानते हैं। यानी दोनों नाम से जो है आप जान सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो ये मिलेगा, तब भी जो है वहाँ पे ये आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि बात करते हैं कि हर बार जो है, तो इसके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोज कौन क्या था। तो याद रखिए, इसके खोजकर्ता जो है गार्नियर नामक वैज्ञानिक थे। खोजकर्ता की बात करें, ठीक है, तो गार्नियर नामक जो वैज्ञानिक ने जो है वैक्यूल्स के बारे में, रिक्तिकाओं के बारे में जो है खोज किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, लेकिन जो है प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लेन की बात है, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन अगर हम कहें इसके टॉपिक को, तो वो जो है एंटोनियो लियोनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनियो लियोनहॉक ने जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो है एक्सप्लेन किया था। तो इतना पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जो अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है, एक एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है आपका, रिक्तिकाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है एम्प्टी सेल होते हैं। ठीक है, यानी कि एम्प्टी पार्ट ऑफ द सेल होता है। ये जो रिक्तिकाएं होती हैं, एम्प्टी पार्ट ऑफ द सेल होता है, यानी कि ये जो है कोशिका का खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है। और ये भी जानिए कि ये जो है प्लांट, जिसको हम कहते हैं पादप प्लस एनिमल, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो एम्प्टी पार्ट ऑफ द सेल, जिसे वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं के नाम से जानते हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो प्लांट में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ जो है एनिमल में भी पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो प्लांट में होता है वो जो है लार्जर होता है। यानी कि अगर इसकी बात करें साइज की, ठीक है, तो साइज जो है, अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में जो है इसकी साइज जो है क्या होगा, बड़ा होगा। प्लांट में जो इसकी साइज लार्जर होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल में, यानी कि अगर जंतु में बात करें, तो एनिमल में साइज जो है इसका स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉलर इसकी साइज जो है ये एनिमल में पाई जाती है, लार्जर साइज जो है प्लांट में पाई जाती है। यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पौधों में पाए जाते हैं, लार्जर साइज होता है, और इसमें जो है स्मॉलर साइज होता है। अब हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए ये जो है, ये सेल है, यहाँ पे जो है सेल का ये पार्ट जो है न्यूक्लियस है, जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस के जस्ट यहाँ पे ऐसे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे जो हम इसको बना देते हैं वैक्यूल्स को। इस तरह से रहेगा। अब देखिए
ये जो है रिक्तिकाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रिक्तिका बन गया, ये है गया केंद्रक, ठीक है। इसके ये जो पोर्शन है इसे जो है हम कहते हैं सेल स्लैब, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सेल स्लैब, जिसे हम रसधानी कहते हैं। यानी कि ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है इसे रसधानी कहते हैं। ये क्या होता है कि सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ये सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, उससे मिल करके ये बना होता है। तो ये पॉइंट्स आप समझिए कि क्या होता है। ये जो सेल स्लैब होता है, ठीक है, जो रिक्तिकाएं होती हैं वो किससे मिल करके बनी होती है? सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन से मिल करके बनी होती हैं। इसके अंदर जो है वो क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड होता है, ठीक है। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या है, उसके खोजकर्ता कौन है, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने किया, और एम्प्टी पार्ट ऑफ द सेल होता है। ये जो है सेल के अंदर एक खाली जगह होता है। प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट में चूँकि लार्जर साइज़ में होता है और एनिमल में जो है छोटे साइज़ में होता है। ये फिगर है सेल का, जिसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से थोड़ा हट के जो है वैक्यूल्स हैं, जिसमें जो वैक्यूल्स होता है सेल स्लैब से मिलके, जिसको रसधानी कहते हैं, वो जो है सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक लिक्विड तरल पदार्थ जो है उससे भरा होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आओगा। इसी को सेल स्लैब, देखिए, इसी को रसधानी भी कहते हैं, या इसे कोशिका रस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, रसधानी को कोशिका रस, जो लिक्विड इसमें होता है, उसके नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स को हमको समझना ज़रूरी है। इसको हम जो है पॉकेट ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि जो वैक्यूल्स है, ठीक है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? पॉकेट ऑफ द सेल। तो ये याद रखिएगा, एम्प्टी पार्ट ऑफ द सेल या पॉकेट ऑफ द सेल के, ताकि पॉकेट नाम इसलिए दिए क्योंकि खाली है, और खाली जगह पे जो है हम कुछ न कुछ जो है रख लेते। क्या चीज़ रखता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होगा, तो वो हमने बता दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली से मिल करके जो है बना होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो है इसी जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसे हम टोनोप्लास्ट, याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है टोनोप्लास्ट जो है किस पार्ट ऑफ द कंपोनेंट सेल के कौन से पार्ट से जुड़ा है, या एक बात करते हैं तो याद रखिएगा वैक्यूल्स से वो संबंधित है, जिसे जो है मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो है जो सेल होता है, पॉकेट ऑफ द सेल, इसमें आगे चल करके जो है ये स्टोर करके रखता है वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। यानी कि ये जो है जल और ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ऑलरेडी जो है ये स्टोर करके, संग्रहित करके जो है रखता है, ताकि कभी जो है किसी कारणवश जो है इसको ऊर्जा की कमी अगर होती है तो वहाँ से जो है ये उसको ले लेता है, ठीक है। अब देखिए, जो प्लांट सेल की बात है, इम्पॉर्टेंट तो दोनों में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये वैक्यूल्स, ठीक है। इस क्यों लार्जर होता है ये भी हम समझाते हैं। क्योंकि प्लांट में क्या होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि जो है सूर्य की रोशनी जो है नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, पौधे तक, या कई बार जो है ठंड के मौसम में सूर्य की रोशनी जो है, लाइट ऑफ द सन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, तो वो जो है पौधे जो है अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण न मिल पाने के कारण जो है
वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। तो आखिर में उतने दिनों तक या जितने टाइम तक जो है वो ऊर्जा नहीं मिल पाती है, वो भोजन नहीं बना पाते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, तो कैसे जो है वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो इसी की वजह से जो वैक्यूल्स यहाँ पे जो रिक्तिकाएँ हैं उसमें ऑलरेडी जो है भोजन संग्रहित हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि वो पहले से क्या करते हैं, वो संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, जिस समय सूर्य की रोशनी जो है मिलता रहता है। ठीक है, इसी के वजह से जो है वो अपना जो है वैक्यूल्स में इकट्ठा कर लेते हैं पहले ही टाइम से, जिसके वजह से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट सेल में। लेकिन वहीं बात करें अगर एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या कंटेन करता है, तो याद रखिएगा वैक्यूल्स जो है वहाँ पे ग्लूकोज कंटेन करता है, यानी वैक्यूल्स में जो है ग्लूकोज भी होता है। तो यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, जो वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो रखता है, और साथ ही साथ जो है वैक्यूल्स में ग्लूकोज भी होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इमेच्योर सेल, मान लीजिए सेल तो इमेच्योर और मैच्योर दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर मान लीजिए सेल मैच्योर है, जिसको हम परिपक्व बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया कि सेल इमेच्योर है, अपरिपक्व। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो याद रखिए अगर मैच्योरिटी की बात करें, जब सेल मैच्योर हो जाता है उस दौरान जो है वैक्यूल्स जो है रिक्तिकाएं कम होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम बनाएं यहाँ पे इस तरह से मैच्योर सेल में, तो यहाँ पे जो है ये जो रिक्तिकाएं हैं कम होती हैं। लेकिन इमेच्योर सेल की बात करें तो यहाँ पे जो है रिक्तिकाएं जो है अधिक मात्रा में होती हैं। तो याद रखिएगा इमेच्योर कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस सेल में जो है रिक्तिकाएं या रसधानियाँ कम होती हैं। तो अपने दिमाग में ये रखिए कि इमेच्योर सेल, या इस कंडीशन पे जब सेल इमेच्योर होता है, अपरिपक्व रहता है, तो ऐसे कंडीशन पे जो है जो सेल होता है उसके अंदर जो है रसधानी यानी कि वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं जो है कम मात्रा में होती हैं। जबकि मैच्योर सेल में जो है मैच्योर सेल में कम मात्रा में होती हैं और इमेच्योर में जो है अधिक मात्रा में होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले से जो है रिक्तिकाएं क्या करती हैं, एनर्जी को बचा करके रखती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए कि प्लांट सेल का जितना भी वॉल्यूम होता है, ठीक है, जितना आयतन होता है, अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जितना भी आयतन होता है उसका जो है 90% वॉल्यूम जो है यानी कि आयतन जो है रिक्तिकाओं के कारण होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल का जितना आयतन होता है, जितना वॉल्यूम होता है, उसका 90% भाग जो है वो रिक्तिकाओं के द्वारा जो है कवर होता है। ठीक है, वही जो है इतना जो है उससे कवर होता है प्लांट सेल में। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम बताएं यहाँ पे, तो अमीबा जो है, अमीबा को आप लोग जानते ही होंगे। अमीबा जो है खाना पचाने का, अमीबा में जो है खाना पचाने का जो कार्य होता है वो वैक्यूल्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी कि वो जो है रिक्तिकाओं के द्वारा होता है, रिक्तिकाओं के द्वारा जो अमीबा में जो है खाना पचाया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन अगर बनता है तो वैक्यूल से संबंधित, तो इतने सारे चीज़ों में से जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या जो है पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की, यानी कि सेल के नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में जो है, हिंदी में इसे जो है गोल्जी काय, गोल्जी काय
गोल्जी काय, या बहुत सारी बुक में जो है इसे जो है गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके समझ में आना चाहिए। इसे जो है गोल्जी बॉडी, हिंदी में गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट्स बनता है इम्पोर्टेंट, वो है ये है कि इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि 1898 में कैमिलो गोल्जी 1898 में जो है कैमिलो गोल्जी नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की, इसीलिए इस बॉडी का नाम भी जो है गोल्जी बॉडी के नाम से पड़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो इसका ये है देखते हैं कि आखिर में गोल्जी बॉडी जो है पाया कहाँ जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है प्लांट सेल में जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंतर्गत जो ये इसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, छड़ नुमा जो है इसकी संरचना होती है, अभी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, ये सेल का जो कंपोनेंट है इसका काम क्या होता है गोल्जी बॉडी का, ये क्या करता है, जो सेल में जो प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, यानी कि सेल के अंतर्गत जो प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, उसको जो है ये क्या करता है, उसको जो है पैकिंग करने में सहायता करता है, यानी कि पैकेजिंग का काम करता है। सिंपल सी अगर भाषा में समझें तो गोल्जी बॉडी का वर्क क्या है, ये चीज़ समझिए, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन और कार्बनिक यौगिकों का पैकिंग करने में सहायता देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये याद रखिएगा ये क्या काम करता है, ये जो है प्रोटीन और कार्बनिक यौगिकों का जो है पैकेजिंग करने में सहायक होता है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए इसी वजह से इसे जो है पैकर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि पैकेजिंग करने का काम करता है। तो जो पैकेजिंग करता है उसे पैकर कहते हैं, इसीलिए जो इसे पैकर ऑफ द सेल, यही कारण इसे पैकर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब पैकर ऑफ द सेल हम बता ही दिए हैं तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, इसे जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो दो नाम से इसको जाना जाता है। पहला नाम ये है, इसे पैकर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पैकर ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो है जो प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको जो है पैकिंग करने का काम करता है, इसीलिए जो इसे पैकर ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, इसको भी हम थोड़ी देर में जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूँकि गोल्जी बॉडी जो है एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर से, यानी कि संरचना से बनी होती है, जिसे क्रिस्टे कहते हैं।
तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो है प्रोटीन की संरचना से बनी होती है, जिसे क्रिस्टे कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ हमने जो है एक सेल बनाया, ठीक है, ये हमने जो है एक सेल बना दिया। अब क्या है, इस सेल में ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमने जो है न्यूक्लियस दिखाया, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। और इसी से थोड़ी दूर हट करके, ठीक है, एक मुड़ी हुई छड़ जैसे आकृति गुच्छों के समान पैरेलल होंगी रचना बना करके, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी, इस तरह से जो है पाई जाती हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ पाई जाती हैं। इसे जो है ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये जो है ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी बॉडी कहते हैं। कहाँ होता है ये, तो याद रखिएगा ये मेम्ब्रेन के पास होता है, नियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो याद रखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है गोल्जी बॉडी पाए जाएंगे। ये जो है नियर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ स्ट्रक्चर में हमने जो है ट्रांसफेज गोल्जी बॉडी का हमने दिखाया है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में होगा। अब एक चीज़ और पॉइंट समझिए, जब ये गोल्जी बॉडी का ब्रेकडाउन होता है तो लाइसोसोम बनता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि गोल्जी बॉडी टूटता है तो क्या बनता है। हमने लाइसोसोम इसके पहले हमने डिस्कस किया है पॉइंट्स को, तो याद रखिएगा लाइसोसोम आर फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी के टूटने के बाद जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब हम पहले भी बता चुके हैं प्रोटीन क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के ये चारों तरफ जो है, ये जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक एमआरएनए होता है, उसके बाद जो है आरआरएनए होता है, उसके बाद जो है टीआरएनए होता है। ये 3 प्रकार के हमने जो आरएनए को डिस्कस किया, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो ये जो है आरएनए जो है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। आरएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ढेर सारे आरएनए से मिलकर के बना होता है, आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए से मिलकर के जो है वो जो साइटोप्लाज्म होता है वो उससे क्या होता है, मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। और उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ये जितने भी आरएनए क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, वो जितने भी बिखरे पड़े हुए जो एनर्जी होते हैं उसको क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है, यानी जो बिखरा पड़ा हुआ प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, कलेक्ट कर करके पैकिंग करने का काम करता है,
ठीक है, फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं कि ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में जो है ये आरएनए पाया जाता है, और आरएनए में 3 आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, जिसमें आरआरएनए जो है सबसे अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में सहायक होता है। और वो जो प्रोटीन जो है वो बिखरे होते हैं, यानी कि अलग अलग जो है प्रोटीन होता है, जिसको कलेक्ट करके इकट्ठा करने का काम जो है गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको जो है इकट्ठा करके जो है पैकिंग करने का क्या करता है, काम करता है। या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन या ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है जब फॉर्म हो जाते हैं तो उसको जो है इकट्ठा करके पैकिंग करता है, इसीलिए इसको जो है पैकर ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, और जैसे ही बंडल के फॉर्म में हो जाते हैं तो जिस पार्ट को, ठीक है, हम पहले बताते हैं कि एमआरएनए भी होता है, आरएनए और टीआरएनए, तो जिस पार्ट में कई बार जो प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की कमी होती है तो वहाँ पे एमआरएनए का काम होता है, मैसेंजर का काम होता है, संदेहवाहक जिसे कहते हैं, मैसेंजर काम करता है। तो वहीं जो है टीआरएनए क्या करता है, ऐसे प्रोटीन को जो है वहाँ तक पहुँचाने का, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, तो तीनों आरएनए का यहाँ पे यूज जो है हमको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ। तो एक पॉइंट्स छूट गया था, गोल्जी बॉडी जो है प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट में, ठीक है, और दूसरे साइड बात करें एनिमल में, ठीक है, प्लांट में और एनिमल में, तो जो प्लांट होता है, प्लांट में जो है इसे डिक्टोसोम्स कहते हैं। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, डिक्टोसोम्स कहते हैं। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिक्टियोसोम्स, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, डिक्टियोसोम्स, और एनिमल सेल में जो इसे लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसकी हिंदी भी यही होगी। तो ये पॉइंट्स हमारा छूट रहा था यहाँ पे, तो उसको जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा ये क्या है, सेल का जो कंपोनेंट है सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में तारकाय या केंद्रकाय के नाम से हम लोग जानते हैं। ये तारकाय और केंद्रकाय कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके डिस्कवरी कौन किया, इन सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी जो है इसका 1882 में, 1882 में, याद रखिएगा इसके हुए थे डिस्कवरी। और कौन किया था, तो याद रखिए इसकी डिस्कवरी जो है 1882 में बोवरी नामक जो है वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ठीक है, सेंट्रोसोम की डिस्कवरी 1882 में बोवरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रोसोम होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। 1882 में बोवरी नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, अब हम फिगर के माध्यम से पहले समझेंगे ये होता कहाँ है। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे हमने बना दिया ये सेल। ठीक है, ये हमने सेल बनाया, सेल में ये पार्ट जो है न्यूक्लियस है, जिसको केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये जो है क्या होता है, चारों तरफ जो है फैले होते हैं इस तरह से, रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो है ये फैले होते हैं चारों तरफ। इस तरह से पूरा जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फैले होते हैं। ठीक है,
तो अब जो है अगर हम बात करें तो इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्हें जो हम क्या करते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं सेंट्रोसोम। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, इसे जो है सेंट्रोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये जो छोटी छोटी जो नलिकाएं होती हैं इन्हें इस सेंट्रोसोम को जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। यानी इन्हीं को जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स के नाम से भी हम जानते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ये जो है सेल का जो सेल होता है वो जो सेल का ढांचे का फॉर्मेशन करता है। यानी कि ये जो माइक्रो, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को क्या करता है फॉर्मेशन या फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यानी कि सेल का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने का काम जो है, यानी कि शेप और साइज, ये हम कह सकते हैं शेप और साइज किसी सेल का निर्धारण करने का काम जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो याद रखिएगा ये जो है साइटोप्लाज्म, ये पता है ना कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये पूरा जो ये है, ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य में जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं पाए जाते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ से जो है ये किसी सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए या डिसाइड करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है यह प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसे जो है इसका, या हम कह सकते हैं ये जो शेप और साइज, इसको साइटोस्केलेटन बनाना हम कहते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स होता है सेल, स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, यानी कि सेल के ढांचे का निर्माण करने के ये काम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आई होप जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किया, लाइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, और जो है सेंट्रोसोम क्या होता है, इतने पॉइंट्स जो कंपोनेंट ऑफ द सेल हैं उनको हमने आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और उससे संबंधित और भी जो पॉइंट्स बचे हैं कंपोनेंट ऑफ द सेल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।